हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था एस्टेट को लेकर, जिसमें नोटिफिकेशन था कि भाई जुलाई में एस्टेट होने के पूरे चांसेस हैं और बहुत अच्छी बात है हो जाए, क्योंकि एक पेपर जब डिले होने लगता है और डेट नहीं आती तो तैयारी से कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी ऊब जाता है कि भाई क्या पता कब ही होगा। एक एग्जैक्ट हमें एग्ज़ाम की डेट पता चल जाती है तो प्रिपरेशन में काफ़ी सुधार होता है कि हमारे पास ये लिमिटेड टाइम है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी। एस्टेट अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट के टेट की बजाय थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव तौर पे मुश्किल है। मुश्किल तो क्या है कि भाई अगर आपने जेबीटी की है, अगर आपने पढ़ा है बीएड जेबीटी जो भी की है आपने, तो आपका आधा तो उसी में कवर हो जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ एज़ कम्पेयर टू सीटेट, सीटेट क्यों इजी रहता है, क्योंकि सीटेट का ना फिक्स सिलेबस होता है। वहाँ पर ये होता है कि भाई ये हमें पढ़ना है और ये हमें छोड़ना है। एस्टेट में हरियाणा में आप सभी को पता है एक हरियाणा जीके एडिशनल पार्ट रहता है हमारा, और जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ से सब बच्चों का स्कोर हो ही जाता है। तो 20 नंबर में हमें कहीं ना कहीं 20 नंबर बहुत होते हैं, और ये क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है तो हमें एक पैटर्न मिल जाता है। लेकिन और क्या पढ़े क्या नहीं, मैं आपको ना एक एक चीज़ बताऊंगी, थोड़ा आराम से समझना। आपको ये नहीं कि एक साइकोलॉजी की बुक उठाई और फिर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसमें आपका फ़िलॉसफी भी है, उसमें आपको सारे साइकोलॉजिस्ट को भी पढ़ना है, उनकी थ्योरी भी पढ़नी है, पेडागोजी भी पढ़नी है। पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ तो एस्टेट में रेशो बहुत ही कम रहता है एज़ कम्पेयर टू सीटेट या फिर अदर टेट के। देखो यहाँ पर अगर आपने 2023 का पेपर देखा होगा तो एक तो आप लर्निंग वाला चैप्टर ज़रूर करके जाएगा। लर्निंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। एक इंटेलिजेंस से, एक पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आएगा। सीटेट में कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं, सीटेट में फिक्स्ड सिलेबस है कि ये आपको पढ़ना है, भाई इसी चैप्टर के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। लेकिन एस्टेट में ऐसा नहीं है, तो आपको कैसे करना है, लर्निंग से क्वेश्चन आता ही आता है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, ये सीखने की जो है हमारी विधि है जिसे हम स्पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं। यहाँ से देखो पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपका एग्ज़ाम में उस टाइप पे जो आपका माइंड काम करता है उसके अकॉर्डिंग टिक आउट होते हैं, और पेडागोजी के क्वेश्चंस का कोई ऑथेंटिफिकेशन भी नहीं होता कि यही ठीक माना जाएगा। जो आंसर की में फीड होता है उसी को माना जाता है। अब यहाँ पर क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में आ गया। क्रिएटिव को लेकर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्रिएटिव का आपको पता है कि क्या होता है। और क्रिएटिव अगर बच्चा है तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जोर देना है, एक नेगेटिव के बजाय, ठीक है। और एक चीज़ और पढ़िएगा कि नहीं वाला क्वेश्चन लिखा है तो उसको 2 बार ज़रूर रीड कीजिएगा। यहाँ पर देखो ये आपके ड्राइव पूछे गए हैं, ये आपका मोटिव पूछे गए हैं, तो मोटिवेशन वाली जो थ्योरी हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोटिवेशन हो गया, पर्सनैलिटी की थ्योरी होगी, इंटेलिजेंस की थ्योरी हो गई, जो आपके वो हैं हरमन रोशा ब्लॉक टेस्ट हो गए, और जो आपके भाई पर्सनैलिटी में काफ़ी सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं। फिर आपका वाइगोत्स्की हो गया, प्याजे हो गया, कॉलर हो गया, टॉलमैन हो गया। फिर जो ये है खेल विधि से क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ को ना ऊपर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो हरियाणा में ऐसा नहीं है कि भाई पैवलव नहीं पूछा है, क्योंकि सीटेट में नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे देखो पैवलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, वॉटसन, बहुत इजी सी थ्योरी है, हार्डली 10 मिनट्स में आपकी कवर हो जाएंगी। एक बार बुक को गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर से भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो साइकोलॉजी में इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखो टीचिंग लर्निंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, ये आपके आएंगे ही आएंगे। जो आपके PWD वाले जो फिजिकल वीक डिजेबिलिटी या फिजिकल डिजेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे ही आएंगे, और ईजिली आप कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो मोटर ट्रेनिंग क्या होता है, फाइन ट्रेनिंग क्या होता है। एक तो आपका मोटर स्किल्स होते हैं, एक आपका फाइन स्किल्स होते हैं। मोटर स्किल्स होते हैं जो बच्चा शुरुआती दौर में करता है, और फाइन स्किल्स होते हैं कि आपने लिखना सीख लिया है, बच्चे ने लिखना सीख लिया है, उस काम को एग्जैक्ट करना सीख लिया है, तो वो फाइन स्किल्स में आएगा। लाइक स्विमिंग हो गई, वो भी फाइन स्किल्स में आएगी। मोटर स्किल्स में ऊपर ऊपर का आता है। फिर मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्टेट में कोई सिलेबस नहीं है भैया, एस्टेट में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फोकस्ड जो
थ्योरीज़ हैं, फोकस जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भी देखो ये क्वेश्चन तो वैसे आपका पेडागोजी का लगा लो, लेकिन इसमें आपके मेथड पूछे गए हैं कि भाई पूर्ण विधि है, अविराम विधि है या पार्ट मेथड है। एक बच्चा किसी पार्ट को ना अलग अलग पार्ट में बांट कर सीख रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका पार्ट मेथड है, क्योंकि उसने वो एक होता है आपका सिंथेसिस करना, एक होता है आपका एनालिसिस करना। तो वो चीज़ जो मेथड है, टीचिंग के मेथड हैं, वो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन आपको बहुत अच्छे से आती भी होगी। NEP 2020 उसको भी करके जाएगा, NCF को भी करके जाएगा। 2005 से क्वेश्चन आते हैं NCF से, तो ये वाली। और आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है भैया, और ये आपको पता भी होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। डिसलेक्सिया, डिसमैग्नीशिया, डिसग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जैसे आपका मैथ से रिलेटेड होता है, डिसग्राफिया जैसे आपका लाइन चार्ट से मतलब राइटिंग से रिलेटेड होता है। डिसलेक्सिया आपका ये पढ़ने की एक विधि होती है, मतलब पढ़ते समय बच्चा गलत बोल जाता है या फिर उसको गलत ही पहचान होती है, तो उसके लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो देखो प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनसे आप अगर इन 3 चैप्टर को करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और लर्निंग से क्वेश्चन मिलेंगे, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन मिलेंगे, बुद्धि वाली चीज़ से, और आपका क्रिएटिव स्किल्स से मिलेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन से मिलेंगे, RTE एक्ट से मिलेंगे, NCF 2005, NCF 2020, आपका NEP 2020, ये सारे मिलते हैं। जबकि सीटेट में हमारा ईजी हो जाता है एस्टेट के बजाय। तो यहाँ पे वही पूछा है भाई, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है, मैं अगर बात करूँ तो ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है कि अगर आपने बच्चे के सामने से कोई चीज़ हटा ली है और ये बोल दिया है कि अब वो चीज़ नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो ये कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो पियाजे ने दिया था। ठीक है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस का इतना नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगती है। पियाजे, वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की सोशल से रिलेटेड है। सोशल से रिलेटेड कोई ऑप्शन आएगा तो वाइगोत्स्की को आप टिक आउट कर सकते हैं आँख बंद करके। हमें प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, एक तो कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी हैं और पियाजे ने जो थ्योरी दी हैं, क्योंकि दोनों की ना सेम थ्योरी भी हैं आपकी मॉरल डेवलपमेंट पे, तो उनको ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका, ये आपका है भैया मूल्यांकन, इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू समेटिव के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर मोटिवेशन से क्वेश्चन है कि भाई बाहर का अभिप्रेरक नहीं है, तो अप्रूवल, पावर, अचीवमेंट और रेस्ट जो है ये एक प्रकार से कोई भी अभिप्रेरक नहीं है। फिर आपका मेंटल एज का, हाँ, ये जो बिने है, स्टर्न है, टर्मन है, इन तीनों को ज़रूर पढ़ के जाएगा। फॉर्मूला किसने दिया, पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया इस शब्द को, जो आपकी बुद्धि लब्धि की टेबल है वो किसने दी, उस पर क्लासिफिकेशन किसने किया, ये पढ़ के जाएगा। गैगने कह लो या गैने कह लो, जिन्होंने 8 स्टेज दी थी लर्निंग की, तो ये ज़रूर पढ़ के जाएगा। एक तो कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कितने स्टेज दी हैं लर्निंग की, वो वाला, या फिर इनसे रिलेटेड जैसे चेन लर्निंग हो गया, रूल लर्निंग हो गया, सिग्नल हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, तो अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाँ ये आ गया भाई, आर्मी अल्फा परीक्षण और रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, या फिर बिने साइमन है, जो लोटा है, ये सारे ना आपके वो हैं, बुद्धि के परीक्षण है, इंटेलिजेंस से है। तो इंटेलिजेंस को एक बार ज़रूर करिएगा, टेस्ट को भी करिएगा, इंटेलिजेंस के टेस्ट जो थे। नेक्स्ट आ गया देखो, फिर वही आ गया वाइगोत्स्की, वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित करता है। तो देखो वाइगोत्स्की सीधे सीधे सोशल से जुड़े हुए थे, और इनकी थ्योरी में अगर ज़्यादा बात होती है तो वो समाज को लेकर होती है। फिर आपका कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है, तो ये आपको पता है, प्रोजेक्ट भी चाइल्ड सेंटर्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, एक्सपेरिमेंटल भी है, एक्सपीरियंस से या एक्सपेरिमेंट करके बच्चा सीखता है। तो भाषण, लेक्चर देना कोई भी यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा नहीं है, प्रोग्रेसिव लर्निंग नहीं है। फिर आ गया है आपका हेरिडिटी आप ज़रूर पढ़ के जाइए, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका देखो थॉर्नडाइक का आ गया, थॉर्नडाइक का भी काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूछ लिया है भाई टीचिंग के बारे में, जैसे एक्सेलरेशन है, रेमेडियल टीचिंग है, रीडिंग प्रैक्टिस है, या स्पीच थेरेपी है, तो ये सारे आपके माइंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो आपको थ्योरी पढ़नी है वो मेन 10 से 12 थ्योरी तो आपको करनी पड़ेंगी, और आपको इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, आपको पर्सनैलिटी, आपको लर्निंग, ये वाली जो
मतलब चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखो इन्होंने पूछ लिया उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था मतलब जो आपकी लेटर चाइल्डहुड है, उसमें बच्चे की जो उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता क्या नहीं होती। अब इसमें क्या नहीं होता, ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता। बाकी एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि ना वो लेटर में चला जाता है। लेटर चाइल्डहुड की अगर मैं बात करूँ तो 11 मतलब आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट अलग अलग वेरी करती हैं ये। 11-12 साल का बच्चा ना फिर ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता उसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे, और एक मैं बात बता दूँ, यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी जो होती है वो ऊपर ऊपर से आप दिखाते हो किसी के लिए, सहानुभूति जिसे कहते हैं, और एम्पैथी होती है जब आप रियल में उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, ये एम्पैथी होती है। तो दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। और नेक्स्ट आपका ये, नेक्स्ट फिर से पैवलोव का आ गया, तो पैवलोव को भी एक बार कर लीजिएगा। फिर आपका जेडपीडी आ गया, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वाइगोत्स्की से ये ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, स्कैफोल्डिंग पूछ लेगा, जेडपीडी पूछ लेगा, सोशलिज्म पूछ लेगा, ये वाली चीज़ें। फिर आपका लर्निंग का आ गया, फिर आपका कोलबर्ग का आ गया, मोरल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें कर लीजिएगा भैया, यहाँ पे भी पूछ लिया मोरल डेवलपमेंट का। तो फिर है आपका डेवलपमेंट, और ये आप कर सकते हैं इजीली, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर आपका टेबल से रिलेटेड आ गया 90 to 100, अगर आपका IQ है तो आप किस में आएंगे, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव या सुपीरियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ये सोशलिज्म। इनमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप बना लोगे बहुत इजीली। और फिर आपका डेवलपमेंट का आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को ना अच्छे से करिएगा, क्योंकि बढ़िया लेवल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से हिंदी उठा ली और पूछ लिया। तो ये चीज़ें जैसे हमारी जो मेन टॉपिक हैं, सर्वनाम हो गया, हमारा क्रिया हो गया, कारक हो गया, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, इन चीज़ों को ज़रूर करके जाएगा। और देखो जो हमारे ये वर्णमाला जो है ना, उसको भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये है इंग्लिश। इंग्लिश हमारी इतनी पैडागोजी बेस्ड नहीं होती है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रामेटिकल व्यूज से ज़्यादा पूछी जाती है एज़ कम्पेयर टू सीटेट। सीटेट में हमारा पैडागोजी बेस्ड ज़्यादा रहता है, तो आपको इंग्लिश भी करनी पड़ेगी। ईवीएस है ना, ईवीएस को ना एक बार मतलब अच्छे से जो सबमिट हुई है, मतलब जो क्लाइमेट के ऊपर या फिर वेटलैंड्स के ऊपर या फिर जितने भी सम्मेलन हुए हैं, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, फिर हमारा रियो डी जेनेरियो हो गया, वो वाली चीज़ भी करिएगा। तो ये इंग्लिश रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से पेपर देना, इतना कोई वो नहीं है कि भाई भाग भाग के हमें पेपर देना है। देखो अब मैथ में भी अच्छा खासा पूछते हैं ये, ऐसा नहीं है कि, लेकिन अगर जिसको मैथ में ये है कि भाई मेरा मैथ नहीं हो पाता, तो उसको ना अपने लिए 2-3 चीज़ें तो सेफ रखनी चाहिए। हरियाणा जीके से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपका मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो। बाकी ये देखो एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है, फिर इन्होंने यहीं पे रीजनिंग भी डाल दी है मैथ में ही, और यहाँ पे भी रीजनिंग है। और यहाँ पर देखो भैया ऑड वन पूछा है, तो इसको आप ओब्वियसली, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, तो इसको भी करिएगा। और रीजनिंग आप कर लोगे, रीजनिंग भी कहीं ना कहीं स्कोर बढ़ा देती है मैथ को आपको कवर करने के लिए। तो रीजनिंग और हरियाणा जीके को बिल्कुल मत छोड़िएगा, रीजनिंग आप बहुत इजीली कर पाओगे। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, फिर ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, लॉस प्रॉफिट लॉस का, फिर ये रीजनिंग का आ गया। तो रीजनिंग और मैथ कंबाइन ही करके चलिएगा, आप आराम से कर पाओगे, इतना कुछ वो नहीं है। और मैथ की अगर मैं बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा। फिर आपका प्रॉफिट लॉस और एक आपका CP SP होता है, इन क्वेश्चंस को कर लेगा। थोड़ा ज्योमेट्री में ज़रूर जाएगा। ज्योमेट्री से अगर मैं बात करूँ तो ट्रायंगल से बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉलीगन से बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो वाले कर लीजिएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का आता ही आता है, ये सीटेट में भी आता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पूछ लिया है, समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो ये रखिएगा भैया। इसके अलावा देखो, हम ये नहीं है कि हर चीज़ को हम छोड़ दें। फिर इन्होंने देखो यहाँ पे हरियाणा जीके मतलब हरियाणा जीके से रिलेटेड, तो हरियाणा जीके भी आप एक बार मतलब
एक तो जो करंटली जो न्यूज़ है ना हरियाणा की, या ऐसा नहीं है कि इसमें करंट आएगा, नहीं करंट नहीं आएगा, करंट की न्यूज़ को लेकर उसी आदमी के बारे में आपको जीके में पूछ लेंगे, ठीक है, उसी चीज़ के बारे में। तो हरियाणा जीके आ गई, हरियाणा जीके आप कर लोगे, इतना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर 20 नंबर की हरियाणा जीके हैं तो यहाँ से 16-17 नंबर आराम से आ सकते हैं। ये फिर मैथ आ गया, मैथ में भाई अच्छा खासा पूछते हैं ये, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो देखो यहाँ पे इन्होंने मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो करना तो पड़ेगा। और ये यहाँ पे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, तो 1-2 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेडागोजी में हर सेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका रहता है EWS। अब EWS की मैं EWS कह रही हूँ, इन्वायरमेंट जो सेक्शन है EVS, ये मैथ ही है सारा, तो रीजनिंग में भी मैथ पूछ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन में, और मैथ में तो पूछते ही हैं। यहाँ पर फिर से पेडागोजी बेस आ गया, तो ऐसे मत लग जाइएगा कि भाई एक बार मैं हिंदी की पेडागोजी कर रही हूँ, एक बार इंग्लिश की कर रही हूँ, एक बार मैथ की कर रही हूँ, नहीं करनी। आपका माइंडसेट जो वहाँ पे होगा उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस लगाइएगा, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको नकारिएगा मत। लेकिन पेडागोजी में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है नहीं आपको। देखो यहाँ पे भी तो अभी मैथ में देखो, मैथ में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इन्होंने पेडागोजी बेस्ड पूछ लिए, जबकि हिंदी इंग्लिश में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पे EVS रह गया हमारा, हाँ ये आ गया EVS में भी पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। सीटेट में थोड़ा सा ये होता है कि NCERT बेस्ड ज़्यादा पूछ लेते हैं, और पेडागोजी तो आती है, लेकिन इसमें आपका पेडागोजी पूछा जाता है EVS में, तो EVS में थोड़ा सा यहाँ पे करके चलना, पेडागोजी को जो थोड़ा प्रायोरिटी देना। और नेक्स्ट ये चीज़ें आप आराम से कर लेंगे कि EVS के बारे में देखो यहाँ पे पेडागोजी बेस ही पूछा है कि भाई इसमें अगर आपको स्कैफोल्डिंग देनी है EVS में तो कैसे दोगे, ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वाइगोत्स्की का है, ZPD और स्कैफोल्डिंग। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आपको सारे जो विटामिन्स होते हैं या जितनी भी हमारी एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा बॉडी पार्ट्स को। और बाकी यहाँ पे नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे NEP 2020 का क्वेश्चन पूछ लिया तो इस बार भी पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। और आप ना ज़्यादा फोकस उस पर रखा करो कि आपको बेस्ट ऑप्शन लगाना है, पॉजिटिव की ही तरफ जाना है। देखो यहाँ NEP 2020 से अगेन क्वेश्चन आ गया, तो 2 क्वेश्चन आ गए, तो NEP को छोड़िएगा मत। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो TGT के लिए मैं सच बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं PRT के बजाय TGT में ज़्यादा कंफर्टेबल रही। और मैंने HTET और CTET के दोनों लेवल, जो TGT है PRT है HTET, और TGT PRT जो हमारा CTET है, और दोनों में ही ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स आए हैं, लेकिन अच्छा स्कोर रहा है 100+ और 110 115 के आसपास, तो आप भी ले सकते हैं। TGT हिंदी की मैं अगर बात करूँ ना, तो वहाँ पर मैथ का रेशो कम हो जाता है, आपके सब्जेक्ट को ज़्यादा वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। मेरे पास है पेपर TGT का। अब जैसे ये TGT का पेपर है भाई, TGT हिंदी का, तो देखो साइकोलॉजी आएगी ही आएगी, और ऐसा नहीं है कि भाई TGT है तो TGT में बहुत हायर साइकोलॉजी पूछी जाती, नहीं, वो PRT में भी आप पढ़ सकते हैं, वो TGT में भी आप पढ़ सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछ लिया, यहाँ पर स्टर्नबर्ग का पूछ लिया, तो स्टर्नबर्ग की थ्योरी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर फिर से हेरिडिटी का क्वेश्चन आ गया, सोशलिज्म का क्वेश्चन आ गया, सोशल लर्निंग का, और यहाँ पे देखो आपका ये आ गया, लर्निंग वाला चैप्टर आ गया। तो ये चीज़ कॉमन है, ये सबको ही पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप TGT दे रहे हो, चाहे आप PRT दे रहे हो या PGT दे रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि TGT में बहुत हायर लेवल का पूछा जाता है, नहीं। उसके अलावा यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे ना हिंदी, अगर आपका TGT हिंदी है तो हिंदी को प्रेफरेंस देंगे, SST है, इंग्लिश है। CTET में बहुत कम रेशो रहता है कैंडिडेट्स का, बहुत कम लोग पास कर पाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ही ये हो रहा है, जबकि इतना मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में देखो, ये हिंदी में समास पूछ लिया, संज्ञा पूछ ली, सर्वनाम पूछेंगे, वर्णमाला से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, तत्सम तद्भव आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे, अनेकार्थी शब्द आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, वो सब कुछ आएगा। तो हिंदी आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आपका फिर इंग्लिश है, और फिर आपका मैथ, यहाँ पे मैथ दे रखा है, लेकिन CTET में बहुत ईजी रहता है, CTET में नहीं पूछा जाता है मैथ, अगर आप TGT के लिए दे रहे हो। लेकिन ये HTET है तो भाई ये तो पूछेंगे, तो वो भी है। और ऐसा नहीं है कि TGT हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। देखो रीजनिंग में भी आप स्कोर कर सकते हैं, हरियाणा GK में भी कर सकते हैं, मैथ भी हो जाता है, इतना वो नहीं है कि एक भी क्वेश्चन हम नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो UPSC के
चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने। क्वेश्चन इन्होंने वो नहीं है कि भाई क्या कहते हैं करंट से पूछा है, लेकिन करंट से रिलेटेड ये उन चीज़ों को ना पूछ लेते हैं, मतलब उसी मेंबर के बारे में, उस पर्सनैलिटी के बारे में या उस जगह के बारे में। मेरे ख्याल से जितना मैंने बोला है कि आप इतनी चीज़ें कर लीजिए, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी के लिए मैं अगर सबसे अच्छी बात करूं तो टीजीटी के लिए आप बस प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा बहुत अच्छे से, और जो कॉन्सेप्ट जिस सब्जेक्ट के आपके रहते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्लियर करिएगा तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और भी कोई अगर किसी को इंक्वायरी कह रही हूँ सॉरी, और भी कोई अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो जहाँ तक मैं कर पाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं आंसर दूंगी उसका। जैसे ये हिंदी टीजीटी हिंदी है भाई, तो इनका डिटेल में पूछेंगे, ठीक है। हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, उस पर 2 साल दिए हैं बीएड के लिए, तो आपको ये चीज़ें आनी भी चाहिए। तो ये अपडेट है, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। अगर जुलाई में पेपर होता है तो उसके लिए भी 1 महीना बहुत है, अभी तो आपके पास 1.5 महीना है, एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है अभी, लेकिन जुलाई में कह रहे हैं कि हो जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। और जो हमारा साइकोलॉजी है, पीआरटी के लिए मैं बोल रही हूँ, साइकोलॉजी ईवीएस और हरियाणा जीके तो होती रहती है पैरेलल। अगर आप एस्टेट दे रहे हो, हरियाणा के निवासी हो, तो हरियाणा जीके कोई ज़्यादा बड़ी तोप नहीं है, हरियाणा जीके को इजीली कर पाओगे आप। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और भी कोई क्यूरी हो और भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। थैंक यू।